ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया में जब ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था 1991 में, तो कुछ बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जो है इसमें सपोर्ट किया था। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का बैरियर जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है और इसलिए कोई बैरियर जो है वो नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री एंड ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़। तो ये जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसका एम ही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। ओके, इसमें इसको कम से कम जो है रेस्ट्रिक्टेड बनाना। ना WTO के कह सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के इनिशिएटिव पर ही जो है WTO जो है इस्टेब्लिश किया गया था और WTO जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स फिक्स करती है और ये देखती है कि ये रूल जो है वो ओबे होते हैं। करंटली 164 कंट्रीज जो है वो मेंबर है WTO को। अब देखो, एक तरफ जहाँ WTO जो है इसका काम क्या है कि सबके लिए जो है फ्री ट्रेड अलाउ करना, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है ट्रेड बैरियर बना के रखा है घुमा फिरा के। दूसरी तरफ WTO रूल्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है बराबर फोर्स किए जाते हैं कि भैया आप ट्रेड बैरियर हटाइए, ट्रेड बैरियर हटाइए। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है ट्रेड प्रैक्टिस का, ये USA से रिलेटेड है। अब चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया के केस में जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अभी भी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड करता है अकेले में, और साथ ही GDP का भी एक बड़ा हिस्सा है। इसको अगर आप कंपेयर करो तो USA जैसी कंट्री के साथ, तो वहाँ पर GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 1% है और ये टोटल एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 0.5% है। मतलब टोटल जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका सिर्फ 0.5% जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी ये जो छोटी सी परसेंटेज है लोगों की जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एम्प्लॉयड है, they receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries। इनको जो है ज़बरदस्त पैसा मिलता है US गवर्नमेंट से प्रोडक्शन के लिए, दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड सब्सिडी। ओके, ये जो उनको पैसा मिलता है तो इससे क्या होता है, चूँकि काफ़ी बड़ी सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने दे दी तो एक्चुअल कॉस्ट तो आपका कम हो गया ना। मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ ईंट भट्ठा ही है, राइट, और मान लीजिए कि अभी जो है एक ईंट पर का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ आता है और वो जो है मान लो कि 5 रुपीज़ आता है और भट्टा मालिक जो है वो उसको 10 रुपीज़ में बेच रहा है। अब अगर कल के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि एक काम करिए, आप पर ईंट आपको जो है 3 रुपया हम दे देंगे भैया, या कहिए आपको कोल हम फ्री कर देते हैं, ईंट के भट्टा में जो कोयला लगेगा वो फ्री हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा कि ईंट का दाम कम हो गया। अब जो है ईंट का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। जो भट्टा मालिक जो है अब वो 10 की जगह पर जो है, अब अगर मान लो कि ईंट का दाम जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो अगर 5 से घट के 2 हो गया तो भट्टा मालिक भी अब जो है 10 की जगह पर उसको जो है 7 में बेच सकता है, राइट, तो उसका दाम कम हो गया। अब अगर बाकी दूसरे को सब्सिडी नहीं मिली, दूसरे भट्टा मालिक को अगर सब्सिडी नहीं मिली तो इसी भट्टे वाले का जो है पूरा का पूरा ईंट बिकेगा ना मार्केट में। तो सब्सिडी ऐसे जो है कंपटीशन को ख़राब करती है। तो ऐसे ही जब US गवर्नमेंट जो है जब अपने फार्मर्स को जो है या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेसेस को जब इतना सब्सिडी देती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा देती है, तो उसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म प्रोड्यूसेस को जो है एबनॉर्मली लो प्राइसेस में बेच सकते हैं। तो ये जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है वो दूसरे कंट्रीज़ में लो प्राइस पर बेचा जाता है और इससे उन कंट्रीज़ के जो फार्मर्स हैं वो एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इसलिए डेवलप्ड कंट्री के गवर्नमेंट से बोलते हैं कि भैया हमने तो अपना ट्रेड बैरियर घटा दिया WTO के मुताबिक, लेकिन आप जो है WTO के रूल को जो है इग्नोर कर रहे हैं और आप अभी भी जो है अपने किसानों को ढेर सारा पैसा दे रहे हैं, राइट। आपने हमारी गवर्नमेंट को बोला है कि किसानों को सब्सिडी देना बंद करो, किसानों को सपोर्ट देना बंद करो, ये जो है इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के विरुद्ध है ना, ये कंपटीशन को घटाता है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। सही बात है? नहीं है, राइट। तो यही एक केस है कि WTO जो है विच वॉज एक्चुअली स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये अभी भी जो है कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज के जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है देख के अनसुना कर देती है, अनदेखा कर देती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस चलता है जहाँ पर कि आप जो है एक्चुअल कॉस्ट से कम कीमत पर जो है गवर्नमेंट के सब्सिडी की वजह से सामान को बेच पाते हैं, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में डंपिंग भी कहते हैं, ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं कि इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है। दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली। तो लास्ट 20 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लोबलाइजेशन का असर काफ़ी बढ़ा है इंडिया में। अब यहाँ पर कुछ एविडेंस देख लो आप। ग्लोबलाइजेशन और जो ज़्यादा कंपटीशन हुआ है प्रोड्यूसर्स के बीच में, लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच में, इसका फ़ायदा जो है कंज्यूमर्स को हुआ है, खास करके जो पैसे वाले अर्बन कंज्यूमर्स हैं उनको तो काफ़ी हुआ है, क्योंकि अब उनके पास जो है सामानों के चॉइसेस ज़्यादा है, राइट। पहले की तुलना में उनके पास सामानों की चॉइसेस ज़्यादा है अब, क्योंकि अब उनके पास जो है अब बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, ये सारे ऑप्शंस हैं, और इसकी वजह से अब ये जो है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। आप एक सिंपल देख सकते हैं केस कि लाइक वेदर इट बी लाइक टेलीविज़न, गारमेंट्स, हर एक चीज़ के प्राइस में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो है कंपटीशन का एक पॉजिटिव असर ये पड़ रहा है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं और प्राइस में काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस तरह से जो है कंज्यूमर्स, खास करके जो पैसे वाले कंज्यूमर्स हैं जो खरीद सकते हैं, अभी मान लीजिए कि आप अगर सैमसंग का जो है स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं तो आपके लिए तो फ़ायदा है ना कि सैमसंग के साथ साथ जो है पैनासोनिक भी है, एयर भी है, दूसरी कम MI भी है। लेकिन जिसका भी रेडियो खरीदने का भी औकात नहीं है उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो खरीद सकते हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, जिनके पास में मार्केट लोकेटेड है, तो वो उनके लिए जो है बेहतर चॉइसेस हैं, और उन बेहतर चॉइसेस किस टर्म्स में है, तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी और लोअर प्राइस के टर्म्स में, और उसके बाद सब जो है वो बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। पहली बात कि MNC जो है उन्होंने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाया है लास्ट 20 ईयर्स में। तो मतलब ये हो गया कि इंडिया में इन्वेस्ट करना जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है, तभी तो पैसा लगा रहे हैं ना। अब MNC जो है वो किन इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड या सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग वगैरह हो गए अर्बन एरियाज़ में, इन सब में वो जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, रीज़न ये है कि इन प्रोडक्ट्स के जो है ज़्यादा पैसे वाले ख़रीदार होते हैं। इन इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में नए जॉब भी क्रिएट हुए हैं। दूसरी तरफ जो लोकल कंपनी जो कि रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करती हैं इन चीज़ों को बनाने में, उनका भी फ़ायदा हुआ है, वो भी प्रॉस्पर किए हैं इस बीच में, राइट। सेकेंडली जो बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं उन्हें भी इस कंपटीशन से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस कंपटीशन के चक्कर में उन्होंने जो है नई टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन मेथड को जो है इम्प्रूव किया है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। कुछ कंपनी ने जो है वो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया है, राइट। कोलैबोरेशन के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है ड्यूक कंपनी के बाइक के बारे में देखा होगा, तो ड्यूक जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी महिंद्रा के साथ हो रही थी इंडिया में, तो ये कोलैबोरेशन का एक एग्जांपल हो गया। सो नॉट महिंद्रा एक्चुअली, बजाज के साथ, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोलैबोरेशन भी हुआ है फॉरेन कंपनीज के साथ। तो चाहे मान लीजिए कि कंपटीशन की वजह से हो या फिर कोलैबोरेशन की वजह से हो, जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन जो है उसने कुछ जो बड़ी इंडियन कंपनीज हैं इनको खुद मल्टीनेशनल बनने में हेल्प किया है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जो है, या इन्फोसिस IT कंपनी, रैनबैक्सी जो मेडिसिन बनाने की कंपनी है, एशियन पेंट्स, फिर सुंदरम फैशनर्स, नट एंड बोल्ट्स, ये कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने कि अपना ऑपरेशन जो है वो ग्लोबली फैला लिया है। अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसने कंपनीज में भाई अभी काम बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जॉब भी बनेगा ना। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो है कंपनीज के लिए जो है नया, उन कंपनीज के लिए भी नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खास करके IT सेक्टर में। जैसे कि मान लो कि इंडियन कंपनी जो कि मैगजीन मान लो कि मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है और प्रिंट करती है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, या फिर जो कॉल सेंटर का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था बेंगलुरु बेस्ड, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज के लिए भी मौके बढ़े हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी सर्विस जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब जो है अब बाहर के देशों का भी ये काम जो है इंडिया में सस्ते में करवा लिया जाता है, राइट। तो इस तरह से इंडिया क्या कर रही है, हमारे यहाँ जो है सस्ते में ये काम होता है और फिर ये सर्विसेज हम दूसरी कंट्री को बेच देते हैं। तो ये एक हो गया। नाउ वी हैव गॉट लाइक सम केसेस हियर। हाल फिलहाल में जो है ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ये MNCs इंडिया में आ रही हैं, इनका फ़ायदा तो होता है। तो इनको लेकिन अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए जो है क्या करती है सरकारें,
तो हाल फिलहाल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया की है उन्होंने कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने जो है इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किए हैं जिनको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेज होते हैं इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो अब दूसरी इसके अलावा कंपनी जो कि इन सेज में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करती हैं, उनको जो है 5 साल के इनिशियल पीरियड में टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने जो है लेबर लॉज में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, ओके। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि जो कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं उनको जो है वर्कर्स के राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल को ओबे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो है रूल में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कंपनियां जो है कुछ रूल्स को इग्नोर कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि अब जो है रेगुलर बेसिस पर के बदले जो है वो आप फ्लेक्सिबल बेसिस पर जो है शॉर्ट पीरियड के लिए जो है लोगों को आप हायर कर सकते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है, लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बाद में उनको आप हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लो कि अभी भी फॉरेन कंपनीज जो है वो मान लीजिए कि वो और फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड कर रही हैं लेबर लॉज में। इनफैक्ट कोरोना पेंडेमिक के बीच में ही यूपी गवर्नमेंट ने जो है लेबर लॉ से रिलेटेड और भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफर की थी ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री में अट्रैक्ट किया जा सके। अब इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ जो है वो देखने की बात है। अब आगे हम बात करेंगे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर जो है इसका क्या असर पड़ा है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर अगर हम इसके असर की बात करें तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन जो है बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि ये बढ़ता कंपटीशन जो है वो उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। जैसे कि रवि जो है रवि का केस यहाँ पर दिया गया है कि रवि को पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी ही वो जो है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट क्राइसिस फेस करेगा। रवि ने जो है बैंक से लोन लिया था अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स की प्रोडक्शन के लिए 1992 में। ये तमिलनाडु में एक इंडस्ट्रियल टाउन में था। कैपेसिटर्स जो हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज जैसे कि ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, इन सब में यूज होता है। और 3 साल के अंदर में वो अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करने में सफल रहा। 20 वर्कर्स उसके नीचे काम कर रहे थे। अब उसके कंपनी को रन करने का जो है स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने जो है कैपेसिटर्स के इंपोर्ट पर से रेस्ट्रिक्शन को हटाने का फैसला लिया। WTO के साथ एग्रीमेंट में के तहत 2001 में उन्होंने जो है कैपेसिटर्स के इंपोर्ट पर से रेस्ट्रिक्शन हटाने का फैसला लिया। अब जो उसके मेन क्लाइंट्स थे टेलीविज़न कंपनी, वो जो है डिफरेंट कंपोनेंट वगैरह जो है कैपेसिटर्स वगैरह वो जो है बल्क में परचेज किया करते थे टेलीविज़न सेट बनाने में। लेकिन अब जो MNC ब्रांड्स की वजह से जो कंपटीशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो इंडियन टेलीविज़न कंपनीज हैं उनको भी जो है वो भी कहाँ चले गए, तो वो भी अब MNC के लिए जो है असेंबलिंग का काम करने लगे। मतलब कि अपना टेलीविज़न बनाने के बदले जो है वो अब MNCs वगैरह के बिहाफ पर जो है MNCs वगैरह कंपोनेंट्स भेजेंगी, वो बस उसको असेंबल करके बेचने लगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से बहुत कम ने जो है हाल फिलहाल के टाइम में ओनिडा या टी सीरीज़ वगैरह के टेलीविज़न सेट्स को देखा होगा, है कि नहीं? नाम भी नहीं सुनते हम लोग, लेकिन जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और कलर टीवी भी आ रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ये ओनिडा और टी सीरीज़ वगैरह जैसी कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखती थी। अब अगर इंडियन कंपनीज जो हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, अगर वो कैपेसिटर्स खरीदते भी हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते भी हैं और कैपेसिटर्स अगर वो कैपेसिटर्स जो है वो खरीदते भी हैं, तो वो जो है इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो इंपोर्टेड आइटम का प्राइस जो है वो रवि जैसे मैन्युफैक्चरर्स के प्राइस का आधा है। तो इसकी वजह से रवि जो है वो 2000 में जितना प्रोड्यूस करता था ईयरली कैपेसिटर्स, उसका आधा वो प्रोड्यूस करता है और उसके पास सिर्फ 7 वर्कर्स हैं। बहुत सारे जो रवि के फ्रेंड्स हैं जो कि सेम बिजनेस में हैं हैदराबाद में और चेन्नई में, उन्होंने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद कर दी है। अब देखिए लाइक बैटरी, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं उन इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पर कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कंपटीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो उनको तो बंद होना पड़ा और वर्कर्स जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, ये ध्यान रखिए कि वो अभी भी सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, 20 मिलियन जॉब देते हैं। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है और ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये जो है एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। तो इनके जो वर्कर्स होंगे उनके ऊपर तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कंपटीशन के बाद जो है एक और फैक्टर आ जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी हो जाती है, राइट। तो हम लोग लेकिन इस फैक्टर के बारे में जो है
अगले लेसन में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, बाय बाय।